अगर विद्यार्थी जी के निबंध आप देखिए जी तो 2 निबंध शुरू में ही उनके हैं। एक तो धर्म की आड़, जी ये 1924 के आसपास लिखा गया था। जी सीधे सीधे उन्होंने इंग्लिश उड़ाई है कि शंकराचार्य और एक मुस्लिम किसी का उल्लेख किया है। इन लोगों ने धर्म को इतना वो बना दिया है कि जिसकी वजह से राजनीतिक कामों में बाधाएं पड़ती, मतलब इस तरह से कुछ किया, उनको इतना महत्वपूर्ण बना दिया, ताकतवर बना दिया कि वो अब राजनीतिक कामों में अरंगेबाजी डालने लगे हैं। एक तो ये था। दूसरा था हाँ, राष्ट्रीयता निबंध जो उनका जी वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की जैसी कल्पना सिर्फ पूरी कल्पना है, क्योंकि अभी तो हम राष्ट्र ही नहीं हैं, अभी तो डोमिनियन स्टेटस हमारा है। लेकिन अगर राष्ट्र बन भी जाए तब भी हिंदू राष्ट्र होगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसी तरह से मुसलमान भाइयों से मेरा कहना है कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो उनकी कब्रें ही बनेंगी तो हिंदुस्तान में बनेंगी, मक्का या वहां जिद्दा में नहीं बनेंगी। ये अब एक चीज ये देखिए, एक तरफ तो गणेश शंकर विद्यार्थी के विचार थे, लेकिन हिंदुस्तान की वामपंथी पार्टियां हरदम एक ऐसा स्टैंड लेती रहीं जो उदार हिंदुओं को भी लगता रहा कि ये कुछ फ्लेक्सिबल है मुसलमानों के प्रति। जी जी जी, ये आज तक यही चल रहा है। आज तक यही चल रहा है। साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया की बदकही श्रृंखला में आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो महत्वपूर्ण कवि, गद्यकार, पत्रकार और अनुवादक के तौर पर बहुत ही चर्चित नाम है। मेरे साथ हैं सुरेश सलील जी, जिन्होंने एक लंबा समय 20-25 साल लगाकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की रचनाओं को संग्रहित करने का काम किया है, उसे संपादित करने का काम किया है और उसके साथ और भी कई किताबें गणेश जी के लेखन से संबंधित और उनके समकालीनों से संबंधित खोजने का, उनकी रचनाओं खोजने का, संपादित करने का काम किया है। तो प्रताप की पत्रकारिता, गणेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व, खुद उनके जो अनुवाद, जो विदेशी कविताओं का अनुवाद है और पत्रकारिता और गद्य के संदर्भ में जो उनकी पूरी यात्रा रही है, उससे संबंधित आज हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे और उनके विचार जानने, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की रचनाओं पर इतना बड़ा काम करने का विचार कैसे आया आपको? किस चीज ने आपको प्रेरित किया? ये मैं जानता था ये सवाल आप करेंगे जी। दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा बचपन तो ग्रामीण क्षेत्र में बीता जी। उन्नाव जिले के एक गांव में, लेकिन मेरे पिताजी उस इलाके के, ये कहना चाहिए, नवजागरण के अग्रदूत जैसे थे। अच्छा। पेशे से तो चिकित्सक थे जी। लेकिन हमारे घर में मेरे शैशव काल से ही 3-3, 4-4 तो अखबार आते थे। जी। आजकल जो पत्रिका निकल रही है इसका भारतीय समाचार नाम से पब्लिकेशन एक पत्रिका आती थी, वो भी जाती थी। तो वर्णमाला का ज्ञान हासिल करने के बाद जी। मैंने अखबार ही देख देख करके शब्दों को पढ़ना शुरू किया था। जी। तो प्रताप भी मेरे घर जाता था। अच्छा। उसमें एडिट पेज पर ऊपर विद्यार्थी जी का फोटो होता था और ये होता था हुतात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संचालित, संपादित, संस्थापित। तो मैंने यूं ही पूछा कि ये गणेश, हर बार इनका नाम क्यों जाता है? जी, पिताजी से। हाँ, पिताजी से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े वो नेता थे, पत्रकार थे। ये अखबार उन्होंने ही शुरू किया था और वो सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने का प्रयास करते हुए मारे गए थे। जी। तो एक भावनात्मक जुड़ाव तो वहां से हो गया था। फिर जब मैं कानपुर पढ़ने आया जी। तो संयोग से
मेरे मौसा जी का घर जहाँ मैं रहता था जी वो फील खाने से मिला हुआ, मुश्किल से आधे फरलांग एक फरलांग की दूरी होगी। जी और मेरी गली में ही नारायण प्रसाद अरोड़ा नाम के एक बुजुर्ग वो थे, रहते थे। उनकी आइस कैंडी की एक फैक्ट्री थी। जी अलावा इसके 19-20वीं सदी के शुरुआती दशकों में उन्होंने किताबों के प्रकाशन का भी महत्वपूर्ण काम किया था। जी तो मैं जब गांव से आता था तो माँ से कहता था कुछ पैसे दो, तो 4 आने पैसे देती थी, तो मैं 1 आने की तो आइस कैंडी ले लेता था वहां से और चूसते हुए प्रताप प्रेस जाता था, और जो बाकी पैसे होते थे उससे उस दिन का अखबार ले आता था, जी जी दैनिक प्रताप। जी हालांकि वो अंतिम दौर था प्रताप का। एक तो कवरेज बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी भावनात्मक जुड़ाव वहां से हुआ। ये दौर है 40 ये बात है 1959 वगैरह 59 के आसपास की। उसके बाद प्रताप प्रेस में जाता था। फिर क्या हुआ, इंटरमीडिएट तक आते आते रोज शाम का नियम बन गया था कि मैं टहलता हुआ प्रताप प्रेस की तरफ जाता, और वहाँ एडिटोरियल बोर्ड के डेस्क के चारों तरफ काम करने वाले लोग, पत्रकार लोग बैठे। मैं जितने अखबार वहाँ आते थे खड़े खड़े उनका ग्लांस कर लेता था सारे। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य उस समय प्रताप के संपादक थे। जी वो काकोरी के, आप जानते होंगे शायद, जी 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 काकोरी के मतलब क्रांतिकारी काकोरी तो राजबंदी रहे थे, 10 साल की सजा हुई थी, जी लेकिन वैसे भी जो सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की जो गतिविधियां थी जी उनमें संयुक्त प्रांत के लिए इंचार्ज ही वो थे। जी जी बंगाल से हो, पंजाब से हो, किसी को आना तो वो पहले सुरेश बाबू से मिलता था। जी जी तो उसी जरिए सुरेश बाबू से परिचय हुआ। फिर मैं जब भी कॉलेज से लौट के आता तो बीच में सुरेश बाबू घर जरूर रुकता था, चाय पीता था, उनसे बातचीत करता था। तो वहां से अच्छा, विद्यार्थी जी के छोटे बेटे प्रताप ओंकार के विद्यार्थी जो थे, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए किया था और डीएवी कॉलेज में वो प्रोफेसर नियुक्त हो गए थे। तो यद्यप उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं था, लेकिन विद्यार्थी जी के बेटे होने के नाते, और वो मतलब जीवन भर चिरकुमार रहे, विवाह नहीं किया था उन्होंने। तो उनसे भी मैं कुर्सवा में रहते थे, करेंट पेट्रोल में, उनके यहाँ भी मैं अक्सर जाता रहता था ओंकार जी से। तो ओंकार जी ने कहा कि देखो तुमको एक चीज मैं दिखा रहा हूं। तो उन्होंने एक इतनी बड़ी ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ एक पैकेट, और उसके अंदर सेलोफीन की थैली में 25-30 पेज हाथ के लिखे हुए डायरी में थे। उनका ये मेरे पिताजी की लखनऊ जेल की डायरी है। क्या बात, ये लखनऊ जेल की डायरी है। तुम्हें हाथ में नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो रमा भाभी हैं वो घर खुदवा डालेंगी हासिल करने के लिए। ये जानकारी मुझे हुई। अच्छा, कानपुर में रहते हुए है विद्यार्थी जी को मैं बड़ा तो व्यक्ति मानता था, लेकिन ये नहीं मैं जानता था तब तक कि ऑल इंडिया इम्पोर्टेंस उनकी है। वो जब दिल्ली आया और हम लोगों का एक ग्रुप बना, आनंद सुख वर्मा, मंगलेश डबराल, अजय सिंह, दिनेश जोशी वगैरह वगैरह, तो हम लोगों की दोपहर 5 बजे से 7 बजे तक तो हम लोग बैठते थे काफी हाउस में, मोहन सिंह प्लेस में। और उसके पहले या बाद में फर्स्ट फ्लोर पर मिनी कैफे नाम की एक चाय की दुकान हुआ करती थी जी। वो हम लोगों का वो अभयारण्य जैसी थी। तो एक सज्जन थे असित रंजन चक्रवर्ती, अच्छा, दिल्ली में, वो बंगाली थे जी। और उन्होंने बल्गारिया विश्वविद्यालय, बल्गारिया के सोफिया यूनिवर्सिटी से स्लाविक लैंग्वेजेस में जितनी पूर्व यूरोप की भाषाएं थी स्लाविक, जी जी, उनका उन्होंने एमए किया था उसमें, लिंग्विस्टिक उसमें। तो वो यहाँ पर इंडियन नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो पूसा में है जी। उसके चीफ लिंग्विस्ट ऑफिसर थे। उनसे संपर्क में राजेंद्र नगर में रहता था जी। वो भी राजेंद्र नगर में सालवान कॉलेज के पीछे एक बरसाती पे रहते थे।
तो हम लोग आते ही नक्सल राजनीति की चपेट में आ गए थे। मतलब 24 घंटे हम लोगों का विषय वही होता था। तो जब मैंने अपने मित्रों से चर्चा की, असित चक्रवर्ती की, तो उन्होंने कहा देखो ऐसे आसानी से किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी वो काहे के लिए खुफियागिरी का होगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ही असित चक्रवर्ती से मिलता रहा, लेकिन वो भी यही था कॉफी हाउस शाम का उनका। तो एक दिन मैंने परिचित कराया इन लोगों से, सामान्य ढंग से उन्होंने बातचीत भी की। फिर वो आने लगे तो उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कि अगर हिंदुस्तान में सही कम्युनिस्ट विचारधारा किसी में थी तो भगत सिंह में थी। अच्छा। और भगत सिंह के जो क्रांतिकारी जीवन था उसके अगर डॉक्यूमेंट्स देखें तो पता चलता है कि कैसे सच्चे कम्युनिस्ट वो थे। बाकी पार्टियों की पीसी जोशी, रणदीप वगैरह सब बुकिश थे। अच्छा। तो अब दस्तावेज तब कहीं थे नहीं जी। वो आर्काइव में जाते थे, वहां से नोट करके नोट्स लाते थे, फिर यशपाल की आत्मकथा से इस तरह से HSRA के दस्तावेज सारे इकट्ठे किए। और उसका मुक्ति नाम से पहला अंक आया था, जिस संपादक मंडल में मंगलेश रबराल थे, त्रिनेत्र जोशी थे, मैं था, और एक मृत्युबोध नाम के थे। आनंद वर्मा उसमें सरकारी नौकरी में थे, और आकाशवाणी में और असित चक्रवर्ती थे ही अधिकारी। तो इन लोगों के नाम बैकग्राउंड में रहे। उस दस्तावेज अंक के आने से मेरे पीछे थे उसमें हर लोग, लेकिन मेरे पीछे CID वाले पड़ गए। मैं राजपाल में नौकरी करता था, वहां तक रोज एक फोन आए, फिल्म जी आपसे मिलना चाहता हूँ, असम से आया हूँ, ये वो इस तरह से। बाद में उनको जो लगा कि आदमी धोखा दे रहा है, तो मालिकों से भी उन्होंने कहा कि इस खतरनाक आदमी कैसे आप राजपाल के। तो उन्होंने मुझे बुलाया, क्या बात है? तो हमने कहा कोई हम लोगों ने अपराध नहीं किया है, देखिए ये मुक्ति हमने भगत सिंह के, उनका इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो हमने कहा अब यही है। तो उन्होंने मुझे कश्मीरी गेट के ऑफिस से शिफ्ट कर दिया कनॉट प्लेस के में इनका जो ऑफिस था, वहां अकेले में बैठता था। तो वहां भी इन लोगों ने पता लगा लिया, गेस्टापो की तरह से 4 लोग पहुंचे, आपसे कुछ बात करनी है। उन बातचीत की सही ढंग से। इसी सारी प्रक्रिया में एक दिन असित चक्रवर्ती ने मुझसे कहा, यू बिलोंग फ्रॉम कानपुर? हमने कहा यस। बोले व्हाई डोंट वर्क ऑन गणेश शंकर विद्यार्थी? क्या? मैं चौंक गया कि गणेश शंकर विद्यार्थी के बड़प्पन को तो मैं जानता था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में भी उनके बारे में इतना जानने वाले। तब मैं एकदम से हुआ कि यार मैं इतने साल कानपुर में बर्बाद किए, और मुझे शुरू से ही गणेश विद्यालय में काम करना चाहिए था। तो उस समय तक वो बड़ा लंबा किस्सा है कि गणेश जी के परिवार में कैसे गलत लोग घुस आए थे और सारे पर कुंडली मारे बैठे थे। कुछ काम करने नहीं दे, जो करना चाहते थे उनको भी करने नहीं दे रहे थे। बनारसी दास चतुर्वेदी के पास 6 या 7 पत्र थे विद्यार्थी जी के। उन पत्रों के साथ उन्होंने एक लेख लिखा था। फटाक से उनके पास कोर्ट नोटिस पहुंच गई कि आपने हमारे स्वत्वाधिकार का हनन किया है, क्यों ना हम आपको पर कानूनी कार्रवाई करें। अरे वो तो उन्होंने माफी मांग ली कि भविष्य में नहीं करेंगे। तो सामग्री कुछ मिली नहीं थी। अच्छा, ना वो खुद कुछ कर रहे थे, ना खुद कर रहे थे उस असल में वो बड़ा लंबा किस्सा है जी। समस्या ये है कि विद्यार्थी जी के जो बड़े बेटे थे हरिशंकर विद्यार्थी जी, जब विद्यार्थी जी शहीद हुए तो उनके परिवार में 2 लोग ऐसे थे जो प्राधिकरण या अधिकृत व्यक्ति थे। एक थे विद्यार्थी के बड़े भाई शिवव्रत नारायण, वो आर्य समाज पृष्ठभूमि के थे, और गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व बनाने में, पढ़ाई लिखाई में भी इनिशिएटिव उन्हीं का ही था। तो
वो घर का मोर्चा तो वो संभाले रहे। उसके बाद उनके निधन के बाद प्रताप अखबार से संबंधित सारी बालकृष्ण नवीन के पास रहा। नवीन जी जब संविधान सभा बनी तो उसमें चुन करके दिल्ली आ गए। बाद में लगातार दिल्ली ही उनका वो हो गया। प्रताप ट्रस्ट में बचे हुए लोगों में वही जीवित थे। इधर क्या हुआ, विद्यार्थी जी के बड़े बेटे हरिशंकर विद्यार्थी जो थे वो विवाहित थे, उनके एक बेटा भी था। अविवाहित थे और एक बेटा भी था। अविवाहित थे? नहीं, विवाहित थे, बड़े। अच्छा, बड़े बेटे। हाँ, और एक बेटा भी था उनके। वो एक ऐसी महिला के चंगुल में आ गए जो सोशलाइट किस्म की महिला थी। अच्छा। और दूसरी पत्नी के तौर पर अब उनके बड़े चाचा तो ताऊ तो थे ही नहीं, नवीन जी भी आ गए थे दिल्ली। तो वो दूसरी पत्नी बनकर उनके परिवार में आई। और इधर हरिशंकर जी का क्या हुआ कि ये 41-42 की बात है। हरिशंकर जी का क्या हुआ कि वो कैंसर के मरीज थे। 1947 या 48 में उनका निधन हो गया। तब उस महिला ने सब पर कुंडली मार के बैठ गई। प्रताप की फाइलें, गणेश जी के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब उसके चंगुल में। और जो प्रताप, ये लोग सब क्रांतिकारी लोग अपना घर समझते थे। अब हालत ये हो गई कि हर पत्रकार को शाम को रिपोर्ट चेक करनी देनी होती थी कि आज क्या काम किया क्या नहीं किया वाली स्थिति पैदा हो गई। तो अच्छा, विद्यार्थी जी की बेटियों की सबकी शादी हो चुकी थी। ओंकार जी इस गृह कलह से बचने के लिए माल रोड पर एक अपना पुराना मकान था, वो किराए पर ले लिया था और एक पुरुष और एक स्त्री परिवार को घर में रख लिया था, खाना वाना बनाने सफाई में वो करेगी। वो भी उससे वो थे। तो समस्या ये थी कि मैं कहाँ से शुरू करूं। जब वशिष्ठ चक्रवर्ती ने कहा तो ये कहाँ से शुरू करूं, तो सबसे पहले काम मैंने ये किया कि एक लेख गणेश जी के बड़े भाई शिवव्रत नारायण ने एक लेख लिखा था, हुतात्मा गणेश जी। उसमें उनके जन्म से लेकर विकास तक की पूरी प्रक्रिया का, तो मैंने उस सामग्री के आधार पर एक बच्चों के लिए एक किताब विद्यार्थी जी की तैयार की। वो राजपाल एंडरसन ने छापी। उसकी भूमिका प्रोफेसर ओंकार जी ने ही लिखी थी। तो शुरुआत वहां से हुई। उसके वो जो किताब छपी, राजपाल एंडरसन का उस समय नियम था कि जब कोई किताब नहीं छपती थी तो उनकी एक मेलिंग लिस्ट थी। जो जिस तरह की किताब और जो थे उनके पास वो सम्मत्यर्थ कुछ प्रतियां भेजा करते थे। तो इसकी प्रति उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी के पास भेजी। बनारसी दास के 4 कार्ड एक के बाद एक मेरे राजपाल के पते से ही आए और उन्होंने कहा, भाई आपने बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में उठाया है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ अब, और आप इस काम को आगे बढ़ाइए। मेरी आंखें खराब हैं, मैं अपने पोते से पढ़वा के पूरी किताब सुनी है। तो और आप इस सिलसिले में गणेश जी की बेटी विमला विद्यार्थी जो हैं वो कभी कभी दिल्ली आती हैं, उनके दामाद यहाँ रहते हैं, उनका पता ये है, आप उनसे संपर्क कीजिए तो कुछ मदद आपको मिल पाएगी। लेकिन ये बात है 1970-76 की। 76। इसी बीच एक दिन मैं राजपाल से लौट रहा था, बस स्टैंड पर बस में चढ़ रहा था तो एक सज्जन मिले, राधाकृष्ण अवस्थी। राधाकृष्ण अवस्थी ने कानपुर में एक गणेश शंकर विद्यार्थी शिक्षा समिति शुरू की थी, एक इंटर कॉलेज खोला था और बनारसी दास वगैरह के ही प्रयत्न से प्रताप की एक फाइल उनके पास थी, अवस्थी जी के पास। हाँ, राधाकृष्ण अवस्थी के पास, जो उन्होंने पत्रकारिता का भी, तो जो बनारसी दास जी को जो जानकारियां थी उनके हिसाब से एक फाइल एक के मिल गई थी। राजस्थान के थे, उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, पुराने पत्रकार वो भी थे।
उन्होंने सारी फाइलें मेंटेन की थी। अच्छा। वो फाइलें उनके पास चली गई थी। तो संयोग से बस में मुझे वो मिले, तो मैंने कहा कि अवस्थी जी आप कुछ मदद कीजिए। बोले क्या? तो हमने कहा विद्यार्थी पर काम शुरू करना चाहता हूँ, तो कुछ मुझे फाइलें वगैरह कुछ। तो उन्होंने कहा कि छोड़िए, अब गणेश शंकर विद्यार्थी पर काम करने का क्या मतलब है, और आप रविशंकर शुक्ल पर कुछ कर दीजिए। विद्याचरण शुक्ल उस समय INB मिनिस्टर थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस आदमी ने केंद्र सरकार का एक लंबा बजट विद्यार्थी जी का नाम रहा था, नेहरू जी ने भी वो किया, और वो बाद में वो सारा वो हो गया। तो मुझे सामग्री वहां से कुछ नहीं मिली। अच्छा, अवस्थी जी के माध्यम से सामग्री नहीं मिली? अवस्थी जी के माध्यम से सामग्री नहीं ना, मिल पाई। उन्होंने यही कहा कि आप गणेश शंकर विद्यार्थी चक्कर में क्यों पड़े हैं, आप रविशंकर शुक्ल पर काम कर दीजिए। मैंने उसके बाद उनसे मुलाकात संपर्क नहीं किया कि नहीं। फिर क्या हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार चुन करके आई जी, तो अखबार सारे भरे थे इंदिरा गांधी को हार के। तो उसी तरह मैंने देखा कि दैनिक हिंदुस्तान में 3 पंक्तियों की एक खबर छपी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी कनिष्ठ पुत्र प्रोफेसर ओंकार शंकर विद्यार्थी कानपुर में निधन हो गया। कानपुर में निधन हो गया। अब मैं बड़ा चकित कि एकमात्र स्रोत मेरे पास विद्यार्थी वही थे कि जेल डायरी उनके पास है जी। तो मैंने किसी तरह पैसों की व्यवस्था की और कानपुर गया। विमला विद्यार्थी जी अपने बेटे के साथ सर्किट हाउस के पास एक कोई सरकारी संस्था थी, उसमें उनका बेटा काम करता था, तो एक इनको क्वार्टर मिला हुआ था, उसमें रहती थी। उनके पास मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि दीदी ये बताइए, ओंकार जी के निधन के बाद उनकी सामग्री क्या हुआ? उनका भैया मुझे तो ये बताया गया कि जो लोग उनकी सेवा शुश्रूषा में रहते थे उन्होंने उस मकान पर कब्जा कर लिया। तो विमला जी को लेकर हम उस कुरसमा इलाके में गए। आसपास से पता किया कि क्या इस इलाके में से कुछ सामग्री कहीं बाहर गई है। तो लोगों ने बताया कि इस कोठी से ट्रकों सामग्री कबाड़ी बाजार में परेड में गई है। परेड कबाड़ी बाजार वाले हाँ ले गए हैं। अब ये समस्या कि वो तो इतनी बड़ी डायरी थी, उसको ढूंढना कैसे संभव हो। अगर तो उनको लेकर परेड गए, ये लंबा मतलब जासूसी भरा वो है, लेके गए। वहां पता किया कि भाई कुरसमा से किसके पास बड़ा माल आया है। तो आपस में लोगों ने बात करके बोले फलाने से बात कीजिए, उनके यहाँ ट्रकों में लगकर कुछ सामग्री आई है उधर से। संयोग से वो आदमी मिल गया जिसके यहाँ आई थी। उसने वो मुसलमान था जी। लेकिन जब उसको पता चला कि गणेश शंकर विद्यार्थी की बेटी आई हैं तो बड़े उससे दस्तबस्ता मिला और उसने कहा हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो बताया गया किस्सा। तो उसने गोडाउन से सारे बोरे उकरना, सामान उगलना कि आप इसको देख लीजिए इसमें क्या है। मैं उस डायरी की शक्ल मेरे दिमाग में थोड़ी सी थी। अब उतने बड़े जखीरे में भाई जो आदमी जिंदगी भर का हाथ मारते मारते अचानक वो पैकेट मेरे हाथ आ गया। क्या बात? वो पैकेट आया तो खोल देखा तो हमने विमला जी को ये है, इसके लिए मैं यहाँ आया। उन्होंने देखा तो उनका ये बताइए हम इसका क्या आपको दे दें। तो उनका मुझे भावुकता, उस कबाड़ी ने कहा कि हम अपने सिर से इस अपराध बोझ से मुक्त होना चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों के द्वारा मारे गए विद्यार्थी से मारे गए, हम इसका कुछ नहीं लेंगे। तो वो जेल डायरी लेके हम आए। उन्होंने कहा इसको अपने साथ ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, ये संपदा विद्यार्थी जी की है, रखिए आप इसको। आप जब दिल्ली आ रही हो तब मैं आपके साथ वहां इस पर। तो उनका नहीं, मैं आपको अधिकार देती हूँ कि इसको आप अपने साथ रखिए और
इस पर जो आप उचित लगता हो वो करिए। तो मैं वो डायरी लेके यहाँ आया। छोटी सी डायरी थी, 4-5 महीने की वो, और कोरस स्याही की टिकिया से लिखी गई थी। उसके बहुत सारे अक्षर उड़ भी मतलब पढ़ने में नहीं आ रहे थे। तो हमने हाई पावर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास एक खरीदा और उससे एक एक पन्ना पढ़ता जाता था और अपने बेटे को डिक्टेशन देता, लिखते जाओ। इस तरह उस डायरी का कल्याण हुआ। अब मैं उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको मैं पहचानता नहीं था। विमला जी को दिल्ली आई हुई थी, उनके घर गए, राजौरी गार्डन, दामाद उनका यहाँ रहता था। उनसे बैठ करके उन लोगों के बारे में फुटनोट वगैरह तैयार किए, भूमिका लिखी। और प्रवीण प्रकाशन एक है जी, उसके यहाँ से वो किताब छपी। कॉपीराइट हमने विमला जी का रखा, हालांकि कॉपीराइट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, 50 वर्ष हो चुके थे उनके बलिदान के। और जो 1300 रुपये रॉयल्टी आई वो भी मैंने उन्हीं को दे दी, क्योंकि डायरी 80 पेज में तो छपी थी। उस समय 13 रुपये ज़्यादा कीमती नहीं रखी जा सकती थी। उधर क्या हुआ, उन महिला का तो निधन हो चुका था, रमा विद्यार्थी का। 2 बेटियां थी उनकी। उन्होंने गंगा पत्रिका में, जो कमलेश्वर जी का संपादक थे, उस पर एक लेख लिखा कि गणशंकर विद्यार्थी की भाषा के साथ बलात्कार किया गया है। ये जेल डायरी है ही नहीं। जेल डायरी में से सारे काट काट करके पॉइंट नोट किए गए हैं। अच्छा। अब जो ही वो, अच्छा मैं रेगुलर गंगा देखता नहीं था, जो ही देखे, जो ही मुझे मिले, जनसत्ता वगैरह से हुआ, ये तो आपने बड़ा अपराध किया, गलत किया, विद्यार्थी जी की भाषा को आपने एडिट कैसे किया। अब उनको मैं कैसे बताऊं कि जो बात वो कर रही हैं उसका इस डायरी से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि लखनऊ जेल से बाहर आने के बाद विद्यार्थी जी ने प्रताप अखबार में डायरी के आधार पर जेल जीवन की झलक करके संस्मरण लिखे थे, जो 6-7 किस्तों में छपे थे। वही उन्होंने देखे थे, उसी के आधार पर वो हमारे आरोप लगा रही थी। डायरी उन्होंने देखा ही नहीं था। वो तो देखे ही नहीं, उनकी नजर में होती तब तक शायद बची ही नहीं रहती। तो खैर वो किताब आ गई, लेकिन मुझे निराशा ही जरूर हुई कि मैं होम करते हाथ जल रहे हैं, आरोप मेरे ऊपर लोग लगा रहे हैं। तब फिर मैंने प्रताप की फाइलों की तलाश शुरू की। तो कुछ तो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें मिली, कुछ इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन में कुछ फाइलें मिली, कुछ पटना की जो लाइब्रेरी है इनके नाम पर खुदा बख्श लाइब्रेरी, कुछ वहाँ मिली। इस तरह से करके मैंने धीरे धीरे सामग्री एकत्र कर ली। उसी में वो लेख मिले, तो डायरी का दूसरा संस्करण जो आया उसमें हमने वो लेख भी छाप दिए जो जेल जीवन के झलक के, और भूमिका लिखी कि जो हमारे पर आरोप लगाया गया वो निहायत गलत है, और ये मूल डायरी ये है, उसके आधार पर लिखे गए संस्मरण हैं जिनको ये डायरी करके कर रही थी। एनिमल में तब ये सुविधाएं ही नहीं थी जो फोटो कॉपी करवाने या ये वो, बस माइक्रोफिल्म की सुविधाएं थी। तो मैंने बैठ करके सारे सामग्री उतारी, जहां जहां गया वहां वहां सामग्री मैंने हाथ से बैठकर उतारनी पड़ी। ये चारों वॉल्यूम हाथ से उतारे हैं? हाँ, हाथ से उतारे हुए थे। अब बताऊं, आप ये देखिए कि ये काम मैंने 75 में शुरू किया था जी, और 2003 में मैं उसको वाइंड अप कर पाया। तो इस तरह से ये हुआ। और आप ये देखिए कि जेल, ये जो पूरी रचनावली है 3 प्रकाशकों के यहां से वापस हुई। वापस इसलिए हुई कि पहले प्रवीण प्रकाशन से बात हुई, उसने मुझे 4000 रुपये एडवांस भी दे दिए, और जब पांडुलिपि देने की बात आई तो वो हाथ पैर फैला दिए कि सलील जी, बारिश ऐसी आई कि मेरे गोडाउन में सारा पानी भर गया, और एनसीईआरटी एनबीटी किताबें जो मुझे कैश मैंने वो सारा बर्बाद हो गया। अब मैं रचनावली कोई बड़ी प्रोजेक्ट हाथ में लेने के हाथ में नहीं।
फिर हरिश्चंद्र शर्मा एक प्रकाशक हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने भी 2000 रुपये एडवांस दिए और कहा कि मैं छापूंगा। कुछ दिनों बाद, महीने 15 दिन बाद, उन्होंने भी कहा कि क्या बताऊं, बेटी की शादी पर ओवर बजट खर्च हो गया, अभी छापने की स्थिति में नहीं आ पा रहा हूं। इस तरह से डायरी का 2 प्रकाशकों से रचनावली के प्रकाशन का यह हुआ। तो एक दिन मैं ग्रंथ शिल्पी में के डॉक्टर श्याम राय के साथ बैठा हुआ था उनके यहाँ, तो वो उनके साथ हमारा हंसी मजाक चलता था। बोले कानपुर के लोग शोर बड़ा मचाते हैं, करते धरते कुछ नहीं, मजाक में। तो हमने करते धरते क्या है, राय साहब ने कहा, राय साहब ने, मजाक उनके साथ चलता रहता था। तो हमने कहा देखिए मेरे पास पूरी पांडुलिपि तैयार है, लेकिन जब प्रकाशक ही ना वो हो, इसके पहले मैं किताब घर वालों से मिला था जी। वो बहुत चालाक निकले। उन्होंने कहा ऐसा है, हम आपको 15,000 रुपये सबके देंगे और एक एक वॉल्यूम आप हमको देते जाइए, और जब उसको फाइनल प्रिंट आ तो हम आपको किस्तों। हमने कहा 15,000, मैंने सोचा एक तो 15,000 रुपये और फिर वो 3 साल में रिकवरी हो। श्याम राय ने कहा ये बताइए कि मैं प्रकाशक तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप लेंगे क्या, मांगे क्या? तो हमने कहा मुझसे आपसे ज्यादा कौन जानता है। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, विद्यार्थी जी पर से कॉपीराइट हो चुका है, तो सब जानते हैं, तो आप 20 रुपए प्रति पेज के हिसाब से जितने प्रिंटेड पेज बनेंगे उसका पेमेंट आपको हो जाएगा। तो हमने कहा अगर चलो ऐसा भी होता है तो, मुझे अंदाजा नहीं था कितना बनेगा, तब अंदाजा थोड़ी तक 4 वॉल्यूम बनेंगे। तब इन्होंने फोन करके और अनामिका के पंकज शर्मा को बुलाया, वहीं बातचीत हुई, तो ये तैयार हो गए। इसने कहा कि ऐसा है कि आप हमें पांडुलिपि देते जाइए और हम 1 महीने के अंदर सारा फाइनलाइज करवा देंगे, और आप अगर बीच में कुछ एडवांस, तो 5,000 रुपये एडवांस उससे मैंने लिए थे पांडुलिपि को जो भी फाइनल प्रेस कॉपी बनाने के प्रक्रिया में जो फोटो कॉपी वगैरह कराना था। तो उसने छापा 4 खंडों में, और शायद मुझे टोटल 35,000 रुपये मिले थे उसके, जो मेरी बेटी का एडमिशन और इस सब में खर्च होते चले गए। तो इस तरह से रचनावली पहली आई थी। लेकिन मुझे एक बात का अब तक अफसोस है कि हिंदी में पत्रकारिता की रोटी खाने वाले लोग, जो आदर्श भी, मतलब जिनको मैं आदर्श पत्रकारिता के बीच से निकला हुआ मानता हूं, उन लोगों ने भी कभी ये गवारा नहीं किया कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचनावली के एक ग्लांस ही कर लें। बिल्कुल। जो उस पर नोटिस लिया वो अंग्रेजी के लोगों ने लिया। इरफान हबीब ने उसका सेट खरीदा, ICHR के ने एक सेट मंगवाया, वहीं से डॉक्टर PK शुक्ला थे मेंबर सेक्रेटरी, उन्होंने हमसे कहा कि सलील जी ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। हमारे मंत्री जी अर्जुन सिंह तब HRD मिनिस्टर थे जी, उन्होंने उनसे कहा कि भाई गुजरात में मुझे एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने जाना है और सांप्रदायिकता वही दंगे हो चुके थे, तो कुछ सामग्री भिजवाइए। तो उन्होंने एक सेट यही मंगवा के उनको भिजवा दिया, तो उन्होंने व्याख्यान इसी पर दिया जी। तो दिल्ली के अलावा पूरे देश में उस रचनावली का स्वागत हुआ। और मैं मुझे इस बात का फख्र है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जितना इलाका हिंदुस्तान का आता है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, वहां मुझे गणशंकर विद्यार्थी पर बोलने के लिए बुलाया गया, मैं ये सब किया। तो इस तरह से रचनावली सामने आई। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मैं आशीष चंदन चक्रवर्ती को देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि विद्यार्थी पर काम करना है। गैर हिंदी भाषी आदमी, गैर हिंदी भाषी आदमी, हाँ,
ये जो 25 साल या 25 साल से भी ज्यादा आपकी यात्रा रही, हाँ हाँ। इस दौरान आपको घर भी चलाना था, है? घर भी चलाना था, अब आप देख लीजिए, और इसमें पैसा भी लग रहा था हाँ, लगातार। हाँ। इस दौरान कहीं से आपको कोई मदद या कुछ? कोई मदद नहीं, उस समय कोई मदद नहीं मिली थी। रचनावली आ जाने के बाद जी जरूर ये हुआ कि संस्कृत मंत्रालय में जी राजभाषा विभाग की निर्देशिका एक थी, मोहिनी हिंगोरानी जी, उसमें अमेरिका सोनी के अंतर्गत शायद थी एचआरडी मिनिस्ट्री। मैं सहारा में कॉलम लिखता था पत्रिकाओं पर। जी जी, तो किसी तरह से उन्होंने मेरा फोन नंबर हासिल करके मुझे फोन किया कि सलील जी, मैं एचआरडी मिनिस्ट्री से बोल रही हूँ, मोहिनी, कभी मौका निकाल के इधर आइए। तो एक बार मैं टहलते हुए चला गया वहां, तो उन्होंने मुझे अपनी पत्रिका दी, संस्कृत नाम की निकलती है, कि आप इस पर भी कुछ कभी कॉलम एक लिख दीजिए। तो मैंने एक कॉलम में लिख दिया, उसको उन्होंने अपनी पत्रिकाएं बड़े कलरफुल ढंग से छापा कि देखिए सहारा में। इस तरह से आना जाना चलता रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी अपनी कुछ किताबें नहीं आई हैं। तो हमने कहा मेरे कविता संग्रह 3 आए हैं, कविता के अनुवाद की, नाज़िम हिकमत की कविताओं के, और सब मैंने बताए। तो उन्होंने उसी समय फोन मिलाया आरएमएल को कि फलानी किताब की इतनी कापियां, फलाने किताब की इतनी कापियां। किताब उनके पास नहीं पहुंची थी जब मैंने जो नोट करती गई थी। तो इस तरह से मेरी किताबें वहां गईं। रचनावली की मैंने पता चल किया कि शायद रचनावलियां की ज्यादा प्रतियां वो नहीं लेते थे, 28 सेट लिए, और मेधा से मेरी सारी कविता की किताबें ये सब जाता रहा। उसकी रॉयल्टी मुझे नहीं मिली, इसलिए नहीं कि मैं सोच रहा था कि मेधा के पास इतनी किताबें हैं मेरी, साल भर में जो रॉयल्टी बनेगी तब लूंगा। वो खिसेबाजी, क्या बताऊं, ये हो गया वो हो गया। मेरा कुल मिलाकर सारी किताबों की रॉयल्टी के तौर पर 25,000 रुपये मुझे वो 3-4 किस्तों में अदा किए। अब ये सब तो था ही, लेकिन हुआ क्या कि मोहिनी हिंगोरानी मुझसे कहा कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए संस्कृत मंत्रालय से, जो वो फेलोशिप वो होती है। तो हमने कहा सब्जेक्ट मेरे पास तो गणेशन के विद्यार्थी ही है, तो उनका एक प्रपोजल आप बनाइए, और यद्यपि मैं उसमें निर्णायक नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी कि उस निर्णायक समिति में हैं कौन कौन लोग। तो हमने कहा ये भी सारा चक्कर है, मैं अपने बारे में सिफारिश कैसे करता घूमूं। तो उस संयोग से साहित्य अकादमी के उसमें ब्रजेंद्र त्रिपाठी हुआ करते थे जी। वो भी कमेटी में थे जी। और मैं साहित्य अकादमी से ऑलरेडी गणेशन के विद्यार्थी संचयन एक संपादित कर चुका था। तो बहरहाल वो मेरे फेवर में गया। 2 साल मुझे राहत ये मिली कि 8,000 रुपये महीने मिल जाते रहे। लेकिन काम तो मैंने कर लिया था, पांडुलिपि की शक्ल नहीं दे पाया था जीवनी की। तो हमने 1 महीने की मोहलत मांगी कि 1 महीने का मुझे और मोहलत दीजिए, तो मैं उसकी टाइप स्क्रिप्ट आपको सबमिट कर सकता हूँ। मोहिनी हिंगोरानी तब तक ट्रांसफर हो चुका था सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट में, वो नहीं मिली। बाद में वही मैंने वो करके अच्युतानंद मिश्र को दे। तो इस तरह से वहां से ये कह सकते हैं कि मुझे 2 साल में शायद अंतिम किस्त नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पांडित जमा नहीं कर पाया था, बाकी थोड़ी सी राहत मिली। इस पूरी सामग्री संकलन में एक तरीके से उस डायरी के अलावा बिमला जी ने मदद की, उसके अलावा कोई मदद विद्यार्थी जी के परिवार से संभव नहीं हो पाई। था ही कुछ किसी के पास नहीं जी। जो था जी। वो उन नवा विद्यार्थी की बेटियों की मधुलेखा और वगैरह के पास था। बाद में कहाँ गया ये भी नहीं पता जी। क्योंकि जब मैं एक बार लखनऊ गया, कानपुर गया, तो मैंने सोचा ये मधुलेखा से एक बार मिल लूं। तो जरा मधुलेखा का निधन हो गया। वो एसएन सेन बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थी,
जी। उनका निधन हो गया। बड़ी बहन उनकी मिली, तो मैं गया उस कोठी में, लेकिन सब उजाड़ जैसा था, कुछ मिला नहीं, वहां से कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। और यही वजह है कि इस रचनावली में जो चीजें नहीं आ पाई हैं, वो एक तो पहले विश्व युद्ध के दौरान जी। विद्यार्थी जी ने एक किताब का अनुवाद किया था, जर्मन जासूस की राम कहानी जी। वो जर्मन जासूस एक ऐसा था जो ब्रिटेन के लिए जर्मनी की से जासूसी करता था और जर्मनी के लिए ब्रिटेन से जासूसी करता था, डबल जासूस जैसी। उसकी जीवनी एक विद्यार्थी जी ने अनुवाद की थी और प्रताप प्रेस में छपी थी। इनका प्रकाशन भी था पुस्तकालय। उसकी प्रति मारवाड़ी लाइब्रेरी में थी। अच्छा। यहाँ मैंने देखी, मैंने पैसे भी देने चाहे कि मुझे इसकी एक फोटोकॉपी तैयार करवा दीजिए, लेकिन साहब ये था, वहां नियम कुछ ये था कि इतने वर्ष पहले कोई किताब प्रेमाइस से बाहर नहीं जाएगी। तो अब वहां फोटोकॉपी कोई मशीन नहीं थी। तो यद्यपि अगर मेरे पास तब वक्त होता तो मैं रोज बैठकर उतार लेता, 80-85 पेज किताब थी। लेकिन मैं भी कुंवर नारायण के रिश्ते में पढ़ते थे मारवाड़ी लाइब्रेरी वाले, मैंने कुंवर जी से जिक्र किया, सब किया, इसी पता चला कि हल्दीराम हड़प के पूरी लाइब्रेरी है। अब मारवाड़ी लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, बोर्ड लगा है, कुछ अखबार पत्रिकाएं आती हैं रेजिडेंडम तरह से, वो सामग्री कहाँ गई सब? एक तो वो इसमें शामिल नहीं कर पाया। दूसरे विद्यार्थी ने 2 जेल यात्राओं के दौरान विक्टर ह्यूगो के 2 उपन्यास अनुवाद किए थे जी। जिसमें पहला जो बलिदान के नाम से जी 93 था, 93 का जी। वो तो प्रकाशित हो गया था उनके जीवन काल में जी, जी। उसकी एक प्रति मुझे नेशनल लाइब्रेरी से मिल गई जी। लेकिन उसमें बीच में 4 पेज खंडित थे। अच्छा। तो हमने खंडित कैसे दूं? मैंने 93 की किताब बाजार से खरीदी, पढ़े। अब ह्यूगो वगैरह किताबें तो आसानी से मिलती नहीं है जी, जी। और उनमें से उन 4 पेज का खुद अनुवाद किया जी। और कोशिश ये की कि शैली विद्यार्थी जी की ही बनी रहे, लेकिन ये जरूर किया कि उन 4 पेजों के अनुवाद को मैंने ब्लैक टाइप में करवाया और फुटनोट में दे दिया कि पांडुलिपि अधूरी होने के कारण मुझे ये अनुवाद करने पड़े जी। तो वो तो आ गई, लेकिन ला मिज़राब का जो अनुवाद विद्यार्थी जी ने किया था आहुति नाम से है, आहुति के नाम से, वो आज तक उसकी पांडुलिपि का कहीं पता ठिकाना नहीं है जी। उस समय इंद्रनाथ चौधरी थे साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी, उनसे मैंने जिक्र किया कि मुझे ये पता चला था कि वो साहित्य अकादमी में प्रकाशन के लिए आई थी। तो उन्होंने पुरानी फाइलें, तो उसमें विद्यार्थी जी के नाम से नहीं, ह्यूगो के नाम से एक फाइल मिली। उसमें ये पता, उससे कागजों से देखने से ये पता चला कि पांडुलिपि यहाँ आई थी और 4-5 विशेषज्ञों के पास भेजी गई थी। इसमें बच्चन भी थे और जैनेन्द्र कुमार थे और यशपाल थे। जो रिपोर्ट मैंने देखी, जैनेन्द्र कुमार ने साल भर बाद जवाब दिया कि अभी मैंने उस पांडुलिपि को देखा ही नहीं है, जल्दी ही देख कर जवाब दूंगा। यशपाल ने जवाब दिया कि ये अनुवाद नहीं है, संक्षिप्तीकरण है, अगर अनुवाद कराना हो तो मैं कर सकता हूं। बच्चन ने जरूर ये कहा कि देखिए, चाहे ये रूपांतर हो, संक्षिप्तीकरण हो या कुछ हो, ये एक बड़ी हस्ती कर किए हुआ एक वो है, इसको छपना ही चाहिए। तो बताते हैं उसमें जो लिखा था कि 4,500 रुपए उसके मानदेय के लिए उनको ऑफर किए गए, मतलब रमा विद्यार्थी को। उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। तो नतीजा यहाँ से बाय रजिस्टर्ड पोस्ट वो पांडुलिपि वापस भेजी गई, रसीद उसमें मिली, लेकिन आज तक पता नहीं को पांडुलिपि कहाँ है। अब तो होती भी होती नष्ट, मुझे लगता है
कि वो लोग भी उसका महत्व समझ नहीं पाए और नष्ट हो गई वो सारी चीजें। जी जी तो दो चीजें मैं नहीं इसमें शामिल कर पाया हूं। एक चीज और भी है, जब इंडियन प्रेस में सरस्वती के साथ विद्यार्थी जी के साथ विद्यार्थी जी सरस्वती के संपादन विभाग में काम करते थे द्विवेदी जी के साथ में। जी जी एक तो साथ एक शेख चिल्ली की कहानियां नाम से एक किताब उन्होंने की थी, जी लेकिन तब इनको कोई जानता था नहीं, मतलब उस पे लेखक के तौर पर। जी तो उसमें नाम उनका भी नहीं गया था। अब इतने अरसे बाद वो कैसे, बहुत सारी किताबें आई हूँ शेख चिल्ली कहानियां के नाम से, जी उनमें विद्यार्थी जी की हुई कौन सी है इसका पता लगाना आसान नहीं था। जी तो ये तीन चीजें मैं अब तक नहीं। और जो असंकलित निबंध हैं वो मेरे पास उसकी पांडुलिपि पड़ी है। तो ये चक्कर है सारा, क्या कहा जाए। प्रताप की शुरुआत के समय शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा, यशोदानंद साथ में थे। फिर रमाशंकर अवस्थी, कृष्णदत्त पालीवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, क्या माखनलाल चतुर्वेदी, हाँ हाँ बालकृष्ण शर्मा, नवीन, देवव्रत शास्त्री, हाँ आज बहुत से लोग प्रताप से जुड़े, हैं, बहुत से लोग प्रताप से जुड़े, हाँ बहुत से लोग थे। लेकिन अंतिम समय तक नवीन जी को छोड़कर कोई जुड़ा नहीं रह सका। कौन, किसको छोड़कर? नवीन जी को छोड़कर। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रताप का जो ट्रस्ट बनी थी उसमें एक तो विद्यार्थी जी खुद थे, एक मैत्री कृष्ण गुप्त थे, ट्रस्ट में मैत्री कृष्ण गुप्त थे, और विद्यार्थी जी थे, शायद नवीन जी थे, और एक थे महाशय काशीनाथ जी। ये लोग ट्रस्ट के हिस्सेदार थे। इनमें सब धीरे धीरे उम्र के साथ गुजरते गए। अंत में बचे थे नवीन जी ही। नवीन जी दिल्ली आ गए एक तो। दूसरी बात ये थी कि जीवन भर कुंवारे रहे थे, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रमा विद्यार्थी के प्रति उनके मन में था। तो इसलिए हुआ क्या कि वो नवीन जी जब दिल्ली आ गए तो सारा मामला वो हो गया। हरिशंकर विद्यार्थी का निधन हो चुका था। ओंकार जी साप्ताहिक प्रताप का संपादन करते थे, तो इस पारिवारिक कलह से उन्होंने अपने को अलग कर लिया। तो उसमें 1956 तक एक तो रामदुलारी त्रिवेदी जो काकोरी के वो थे, वो 56 तक रहे साप्ताहिक प्रताप के संपादक। बाद में उनको नोटिस देकर हटा दिया गया, तो उन्होंने अपना एक टेबलाइड निकाला। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य अंतिम अंक तक उसके प्रधान संपादक रहे दैनिक प्रताप के, लेकिन जब अखबार में तालाबंदी हो गई तो बेचारे वो भी। और मैं बताऊं कि इन तीन क्रांतिकारियों से मेरा व्यक्तिगत निकटता रही है। एक सुरेश बाबू से, एक रामदुलारी त्रिवेदी से, और एक काकोरी के और थे राजकुमार सिन्हा से। इनमें दो आदमी प्रताप से जुड़े रहे थे। सुरेश बाबू की हालत ये थी, जब मैं दिल्ली आया हूं, यहां आने से कुछ महीने पहले मैं उनसे मिलने गया था। वो इतना टूट चुके थे, घरे अपने मतलब भूखमरी की स्थिति तक थी। मुझसे उन्होंने कहा, सुरेश अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको ऑफिस प्रेमाइस की जरूरत हो तो मैं अपना आगे कमरा दे दूंगा। वो किराए का मकान था, हालांकि टेलीफोन भी हो जाएगा। मैं अब मकान किराए तक देने की स्थिति में नहीं, अदा करने की। ऐसी हालत में वो प्रताप से हटने के बाद, प्रताप बंद होने के बाद, हर बृहस्पतिवार को लखनऊ जाते थे कि नवजीवन में या किसी अखबार में एक कॉलम ही लेखक के तौर पर। वो भी सहूलियत उनको नहीं मिली। बेटियां उनकी दो थी, एक एसएनएन बालिका विद्यालय में पढ़ाती थी, तो जो उससे तनख्वाह आती थी उसी से घर चल रहा था। यहाँ आने के साल 2 साल बाद पता चला कि सुरेश बाबू का निधन हो गया। रामदुलारी जी 1973-74 तक थे, और जब मैं जाता था तो जो लिटरेचर गुप्त गोपनीय किस्म का होता था
वो भी मैं उनको दे के आता था, नक्सल राजनेता, और बाकायदे उसको वो छापते थे। तो अंत तक वो रहे। उनका भी निधन 75-70 के आसपास तक हो गया, और अखबार तो 64 में बंद ही हो गया था। तो ये कह सकते हैं कि अंत तक गणेश शंकर सुरेश बाबू ही के साथ जुड़े रहे। आपने कहा है कि गणेश जी के जो विचार लोक है, उसकी व्यापकता जो है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो उसी निष्कर्ष तक ले जाती हैं जहां मार्क्स, लेनिन और भगत सिंह ले जाते हैं। हाँ, देखिए, आपको ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपने उठाया है जी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब प्रताप निकाला जी। उस समय तक वो तिलक के पथ के अनुयायी थे। 1916 में जो कानपुर कांग्रेस हुई, तो लखनऊ कांग्रेस हुई जी। उसमें तिलक ने अपना प्राधिकार गांधी को सौंप दिया। गांधी हो गए। उस कांग्रेस में माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त और नवीन और विद्यार्थी जी शरीक हुए थे, और एक ही जगह कमरों में टिके थे। नवीन तब लंठ थे, आधी धोती पहनते थे घुटनों तक की, और हाथ में लठ होता था, और था कुर्ता वहां से आए पहली बार। और उनका बात करने का तरीका यह था कि न वो गुप्त जी से बात करते, लगता था किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, वो इस तरह का था। तो वही विद्यार्थी जी से, जब विद्यार्थी जी ने देखा कि अरे ये युवक नीचे कमरे में एक सूती खेस में जाड़ा काट के, तो बड़े प्रभावित हुए। उनका तुम्हारा आगे करने क्या इरादा है? बोले अभी तो मैं इंटरमीडिएट करके आया हूं, कर रहा, इम्तहान दिया है, जब रिजल्ट होगा तो मैं सोचूंगा क्या करूं। तो विद्यार्थी जी ने कहा कि देखो, अगर मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। जब इंटरमीडिएट कर लिया तो एक दिन बगैर किसी सूचना के प्रकट हो गए। तो विद्यार्थी जी कुछ शॉर्ट साइटेड थे, उन्होंने नमस्ते का जवाब तो दे दिया, लेकिन पहचान नहीं पाए। तो नवीन जी ने कहा कि वाह साहब, आपने लखनऊ में तो मुझे आश्वासन दिया था, और यहाँ ऐसे ही फ्लाइंग जवाब आप दे रहे हैं मेरे। तब उन्होंने, अरे बालकृष्ण तुम, उन्होंने सीने से लगा लिया। उस दिन से गणेश जी बालकृष्ण प्रताप परिवार के ही सदस्य हो गए। जो मार्क्स और लेनिन वाली जो आपने बात कही, हाँ, अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो गणेश जी गांधी के नेतृत्व में एक अनुशासित कांग्रेस कार्यकर्ता की भूमिका में थे जी। दूसरी तरफ उनके अंदर कहीं ये संशय था कि अकेले अहिंसा आजादी के मार्ग को आसान नहीं बनाएगी। वो 3 जेल यात्राएं उन्होंने की। पहली जेल यात्रा जो इसमें 22 मई 1922 को जेल से जेल डायरी में अंतिम 22 मई 22 की डेट है, तो उसके आसपास बाहर आए होंगे। 1922 का ये है। उसके बाद अगले वर्ष ही फतेहपुर में वो हुआ, कांग्रेस का जिला कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई जी। उसमें विद्यार्थी ने जो भाषण दिया, उस पर उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा के मुकदमेबाजी वो हुआ। तो वहां इन्होंने वक्तव्य दिया था कि नॉन वायलेंस इज अवर पॉलिसी जी, नॉट क्रीड जी जी। इसी में उनका वो नॉन वायलेंस इज अवर पॉलिसी नॉट क्रीड जी जी। तो उसका वजह ये थी कि
काकोरी के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक, रोशन ये सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल तो बाकायदे प्रताप में लिखते थे, जी। अशफाक लिखते नहीं थे। लेकिन ये गण सिंह विद्यार्थी उनका युग में अशफाक के बड़े भाई ने जो संस्मरण लिखा है, आप बताऊं, जब फैजाबाद जेल में अशफाक को फांसी दी गई तो उन्होंने एक टेलीग्राम करवाया था विद्यार्थी जी को जी कि कल फतेह लखनऊ में ट्रेन पर आकर उनसे अंतिम मुलाकात कीजिए। तो विद्यार्थी जी अपने 9 साथियों के साथ और फोटोग्राफर लेकर स्टेशन गए थे। उन्होंने अशफाक का जो फोटो लिया था, अब तक वही एकमात्र फोटो है जो अशफाक का अंतिम है। फिर वो शाहजहांपुर गए और उन्होंने कहा कि अभी तो हम सामान्य कब्र बना दीजिए, लेकिन मैं एक ऐसा मकबरा खड़ा करूंगा इनकी शान में कि लोग रश्क करेंगे। उधर रोशन सिंह भी थे काकोरी केस में, उनकी बेटी अविवाहित बैठी थी। तो जिस पुलिस थानेदार ने उनको गिरफ्तार किया था, उसको इस बात के लिए बाध्य किया कन्यादान वही करे और विवाह करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि भगत सिंह ने लाहौर से राजनीति शुरू की थी, लेकिन पूरा मौका उनको नहीं मिल पा रहा था। परिवार और पिता हर्डल खड़े थे, वो सोचते थे कि शायद अगर विवाह कर दें तो वो हो जाएगा। तो वहां से जयदेव कपूर या जयचंद विद्यालंकार जो थे, उनका पत्र लेकर सुरेश बाबू के पास भेजा भगत सिंह को। तो भगत सिंह ने यहाँ गए सुरेश बाबू के पास ही टिके। वो सुरेश बाबू ने ही उनको बटकुर सदस्य से मुलाकात करवाई, पहली शिव वर्मा वगैरह से भी करवाई। इधर सुरेश बाबू गणेश जी के पास भगत सिंह के पिता का एक पत्र आया कि मुझे पता चला है कि भगत सिंह कानपुर की तरफ कहीं गया है। एक तो आप जरा पता करके हो तो उसकी कोई अड़चन हो, और मैं आ रहा हूं इसके लिए। तो सुरेश बाबू ने खुद ही लिखा है कि एक दिन मॉर्निंग वॉक में गणेश जी मुझे मिल गए तो उन्होंने मुझसे पूछा, सुरेश बाबू मैंने सुना है भगत सिंह कानपुर आया हुआ है। तो बोले, कायदे से तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि मैं ऐसे सीक्रेट्स ओपन न करूं, लेकिन विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व का जादू था ऐसा कि मैंने कहा हाँ आया तो हुआ है। तो उनका तो भाई उसको मुझसे मिलाओ, मैं उसको कुछ काम आऊं, उससे कुछ काम लूं। तो इस तरह से भगत सिंह विद्यार्थी जी के संपर्क में आए। तो विद्यार्थी जी ने उनको प्रताप में बलवंत सिंह के छद्म नाम से पत्रकारिता शुरू करवाई। जब कृष्ण सिंह का पत्र आ गया कि मैं कानपुर आ रहा हूं जी, तब उन्होंने भगत सिंह को कानपुर से हटाकर जो उनका अपना गांव था नरवल में एक आश्रम में चलाते थे जो कुटीर उद्योग जैसा था जी। और क्या कहते हैं कि तो वहां भगत सिंह को भेज दिया कि तुम वहां प्रौढ़ शिक्षा का के क्लासेस लो और ताकि तुम्हारे पिता से सामना तुम्हारा न हो। तो वो भगत सिंह कुछ महीने नरवल में रहे, फिर लौट के आए, पिता उनके वापस लौट चुके थे। तो दिल्ली में दंगे हुए थे जी। उसकी रिपोर्टिंग के लिए भगत सिंह को भेजा गया था जी। ये मुझे नहीं मालूम वो रिपोर्टिंग भगत सिंह ने भेजी या नहीं भेजी। उसके बाद फिर वो अपनी फील्ड में पहुंच गए थे। तो एक बात तो यह है कि काकोरी के क्रांतिकारी समाजवादी लाइन तक नहीं आ पाए थे, प्रजातांत्रिक ही तक थे। इन लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह के उसमें जोड़ा गया था। भगत सिंह के साथियों ने जोड़ा था HS उसमें संगठन में। तो भगत सिंह वगैरह जो किताबें उस समय मिलती थी, आप अगर भगत सिंह के तो पत्र छप भी गए हैं, द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को लिखा है कि ये किताबें हमें, उसमें व्हाट इज बोल्शेविज्म। तो इस तरह से भगत सिंह मार्क्सवाद के निकट आ गए थे। सोहन सिंह जोश ने भी लिखा है कि भगत सिंह मुझसे पिता में ले जाया करते थे, पढ़ते थे। तो मैं विद्यार्थी जी, अच्छा आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जी का एक स्केच महाराणा प्रताप वाले निबंध की शैली में लेनिन पर है जी। गोरकी के बारे में एक है, जब पश्चिमी प्रेस ने ये घोषित कर दिया कि गोरकी का निधन हो गया है, जी जी जी। तो उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर सचमुच ऐसा हुआ हो तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। तो विद्यार्थी जी नॉन वायलेंस और वायलेंस के बीच के व्यक्ति थे। और अच्छा, अब आप देखिए कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला, उसमें भी विद्यार्थी जी उसके विटनेस के तौर पर थे। शौकत उस्मानी जो मॉस्को होके आए थे, उनसे भी उनका, तो ये इस तरह से जो है धीरे धीरे वो एक तरह से एक अंदर से तो मार्क्सवादी भी थे वो और अहिंसावादी भी थे, ये मान के। आपने लिखा कि हिंदी प्रदेश में वो ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिनके मानस में आजादी के बाद का जो देश और समाज की जो समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का एक जो खाका था वो दूसरे नेताओं में नहीं था। हाँ, नहीं था, दूसरे में नहीं था जी। और यहां तक कि पंडित नेहरू तक इस बात को मानते थे जी। ये मैंने संदर्भ पढ़ा था कि नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था विद्यार्थी जी को जी। कि भाई वीरेंद्र चट्टोपाध्याय यानी सरोजिनी नायडू के बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हों, वो जलावतनी में जर्मनी में रह रहे थे और वहां से क्रांति को संचालित कर रहे थे, जैसे रजनी पामदत्त दिल्ली लखनऊ वहां थे ये वो। तो उन्होंने लिखा था कि वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बहुत आर्थिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, उनको कुछ आर्थिक मदद की बात सोचिए अगर संभव हो सकता हो जी। और ये एमएन राय वगैरह भी, कानपुर षड्यंत्र केस जो चला था उसमें एमएन राय वगैरह भी थे, डांगे थे, ये सब लोग शामिल थे। तो अब मतलब सीधे सीधे तो आप इस तरह से नहीं बता सकते कि विद्यार्थी जी मार्क्सवाद से कितना प्रभावित थे, लेकिन वो दोनों को समान दृष्टि से देख रहे थे जी। और ये बात अब ये जो वो जागृत में गाना है, दे दी हमें आजादी बिना खत बिना गाड़, तो ये अर्थ सत्य है। आप वहां से लीजिए और गणेश सिंह के विद्यार्थी को देखिए कि कितने लोगों ने आहुतियां दी सिर्फ अहिंसा बिना ढाल के, खड्ग ढाल के आजादी मिल गई हो, ये तो यही है। रामविलास जी ने भी लिखा है, रामविलास जी ने मेरी बात उनसे हुई थी जी। तो उन्होंने कहा देखिए जब गणेश सिंह के विद्यार्थी का निधन हुआ जी, तब मेरी उम्र 1931 में निधन हुआ और मैं 1912 का था। मैं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में वो कर रहा था, तो उनको सुनने या उन्हें देखने का मौका मुझे नहीं मिला। लेकिन बाद में जो मैंने द्विवेदी जी पर काम करते हुए जो चीजें मेरे देखने में आई, तो मेरा मानना है कि विद्यार्थी जी की असामयिक मृत्यु से जितना नुकसान हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन को पहुंचा, उतना कांग्रेस किसी और नेता के उससे इतना वो नहीं हुआ। यह रामविलास शर्मा के शब्द है।
जब शादी उनकी तय हुई विद्यार्थी हाँ की, हाँ, ये शादी तय हुई थी तो लड़की वो वालों ने शर्त हरबंस रखा कि हरबंसपुरिया क्या था, सोराव तहसील का। तो इनके जो दादाजी वो ससुराल के पक्ष से थे, मतलब गणेश जी की पत्नी के पिता, वो बड़े शेर-ए-पुश्त आदमी थे। और ये था कि शादी जो होगी तवायफ का नाच जरूर लेके होगा। आओगे। तो गणेश जी ने जवाब दिया था कि देखिए बेटी आपकी है, हाँ। शादी आप कहीं भी उसको करने के लिए आजाद हैं, लेकिन हमारी शादी में तवायफ नहीं जाएगी। इसके लिए हम आजाद हैं। हाँ, हमारी शादी में तवायफ नहीं जाएगी। और शादी हुई। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है कि जब फतेहपुर में वो गिरफ्तार किए गए, मतलब केस चला, 1 साल की सजा उनको बोली गई विद्यार्थी जी को। और ये इधर वो लखनऊ जेल से आए ही थे 1922 में, शरीर बहुत जर्जर हो चुका था। तो लोगों ने, सभी मित्रों ने सलाह दी कि आप माफीनामा लिख दीजिए, बेकार आपका स्वास्थ्य और गड़बड़ होगा। पिता की भी यही राय थी, लेकिन विद्यार्थी जी ने मतलब अपने गिरफ्तार करवा दिया। जेल में उनको उनकी पत्नी का पत्र एक मिला था, इसमें उन्होंने लिखा कि तुमने बहुत सही निर्णय लिया है। अगर कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए तुम्हारी मौत भी होगी तो मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। क्या बात। ये देखिए, मतलब ये जब वो घरेलू महिला थी, उनका कोई फोटो मुझे मिला नहीं अब तक। गणेश जी की माँ का फोटो मिल गया और लोगों को, उनका कोई फोटो नहीं मिला, लेकिन विद्यार्थी जी के रंग में ऐसा रंग गई थी जी। कर्मयोगी जो उनकी दो नौकरियां हैं, जो उनकी विद्यार्थी जी की 2 नौकरियां इसलिए चली गई, इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो कर्मयोगी अखबार पढ़ा। हाँ, वो है। असल में जब ये एफए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गए जी, तो वहां कायस्थ पाठशाला में भर्ती हुए थे शायद। तो और उर्दू पहली जबान उनकी थी, हिंदी तो बाद में उन्होंने सीखी। तो वहां से स्वराज नाम का एक अखबार निकलता था, स्वराज पार्टी का। कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल फ्रंट था वो स्वराज पार्टी था, मोतीलाल नेहरू उसके। तो स्वराज अखबार उर्दू में निकलता था। तो विद्यार्थी जी ने स्वराज में उस दिनों कुछ छोटी मोटी खबरें हुए थे, लेकिन सुंदरलाल जी से उनका संपर्क भी हुआ। तो कर्मयोगिन जो पत्रिका निकालते थे उसमें ये सुंदरलाल जी ने अपने इंटरव्यू में शायद कहा है कि गणेश का पहला उनके नाम से छपा हुआ कर्मयोगी में छपा था। तो कर्मयोगी जब कानपुर लौट के आ गए आंखों के इलाज से, आंखें कमजोर होने की वजह से पढ़ाई खत्म करके, तो यहाँ उनको पहले तो पीपीएन में नौकरी मिली। वहां दोपहर की छुट्टी के समय कर्मयोगी पढ़ रहे थे। तो मैंने प्रिंसिपल ने वो एतराज किया कि ये हम भी फंसेंगे और आप ये पढ़ना बंद कीजिए। तो विद्यार्थी इस्तीफा दे दिया। फिर वो करेंसी में नौकरी की। वहां उनको काम था सड़े गले नोटों को जलवाने का। तो ये जलवा रहे थे और एक किताब खोल के पढ़ रहे थे। अब पता नहीं कर्मयोगी थी या वो, तो पढ़ते तो बहुत थे। तब तक वो अंग्रेज अधिकारी ग्राउंड पर आया। उसने कहा, ए मिस्टर, यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली, यू डू नॉट नो आई एम ए वेरी हार्ड बॉस, या कुछ इस तरह से। तो विद्यार्थी जी ने कहा कि देखिए, जो काम मेरा है वो काम सही चल रहा है, मैं उस पर निगरानी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन अगर इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ पढ़ लेने भी करता हूँ तो आपका क्या। लेकिन वो रैशी होता गया,
तो वहां से भी इस्तीफा देकर बाहर आ गए। तब फिर उन्होंने कुछ हिंदुस्तानी इंश्योरेंस वगैरह कुछ काम, कुछ होम्योपैथी वगैरह की करते रहे। लेकिन मॉर्निंग वॉक के दौरान ये नारायण प्रसाद अरोड़ा और क्या नाम था, काशीनाथ, महाशय काशीनाथ वगैरह, ये लोग मॉर्निंग वॉक उनके साथ हुआ करते थे। तो महाशय काशीनाथ के संबंध द्विवेदी जी से थे जी, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी से। तो और महावीर प्रसाद द्विवेदी रहते जूही थे कानपुर में, संपादन यहीं से वो सरस्वती करते थे। तो इस तरह से उनकी नियुक्ति सरस्वती में हुई। और मैंने जो देखा है, विद्यार्थी जी के नाम से, अपने नाम से उनका एक निबंध 11 सितंबर 11 के सरस्वती के में छपा था, आत्मोत्सर्ग। बाद में मैंने देखा एक निबंध उनका और छपा था, वो यूनान ग्रीक किसी योद्धा का वृत्तांत था। उसकी फोटोकॉपी मैंने हासिल कर ली है, वो बीच में गया नहीं है। तो लेकिन था क्या कि इंडियन प्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट की खिलाफत कर नहीं सकता था। सारे इंस्टीट्यूट्स में उसी की टेक्स्ट बुक चलती थी जी। सरस्वती में और तो सब ठीक था, भाषा और सब संस्कार ही द्विवेदी जी ने किया था, लेकिन सरकार विरोधी कोई चीज नहीं चल सकती थी। विद्यार्थी जी राजनीतिक थे, विद्यार्थी जी का दम घुटता था। तो साल भर बाद या 11 महीने बाद उन्होंने, वहां मालवीय का अभ्युदय निकलता था, उनको एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अखबार में ऐसी सामग्री देख के पाठक पर बढ़े। तो उस दिनों इन्होंने अभ्युदय में काम किया। लेकिन मदन मोहन मालवीय भी नंबर 1 के वो थे। एक तो वो हिंदू महासभाई थे और दूसरे मॉडरेट्स में आते थे, अर्जी वाले श्रेणी में। तो वहां भी इनका मन नहीं लगा। फिर ये भी पता चला उनको कि अभ्युदय घाटे में जा रहा है, बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने शिवनारायण मिश्र वैद्य, जो उनके अंत तक बाद में रहे, उनको पत्र लिखा, कुछ पैसों का इंतजाम रखो, अभ्युदय बिक सकता है, अगर बिकता है तो हम लोग उसको कानपुर से निकालेंगे। लेकिन अभ्युदय निकलता रहा, बिका नहीं। तब वो दशहरे की छुट्टियों में कानपुर गए और वहां बातचीत की लोगों से। तो 4 लोगों के पार्टनरशिप में प्रताप निकलना शुरू हुआ था। नारायण प्रसाद अरोड़ा, शिवनारायण मिश्र और गणेश का विद्यार्थी, और चौथा था एक प्रिंटर यशोदानंदन, वो कॉर्पोरेशन प्रेस। ये था कि छपेगा वहां। लेकिन साहब वो 4 महीने तक अंक निकलने के बाद जब उसका पेमेंट पर इतना हो गया तो उसने कहा, भाई मुझे मुक्त कीजिए, मैं हिस्सेदारी अपनी खत्म करता हूँ। साल भर बाद में अरोड़ा जी ने भी अपनी वो खत्म कर ली। वो अपना अलग अखबार निकालते रहे। शिवनारायण मिश्र और विद्यार्थी जी अंतिम समय तक दाएं बाएं हाथ की तरह से प्रताप के साथ जुड़े रहे। सबसे पहले अखबार शुरू हुआ था तो कानपुर में जहां जेके वालों का हेडक्वार्टर है, कमला टावर जी, उसके सामने ही एक पीली कोठी थी जो वीरान पड़ी रहती थी। उसको किराए पर लेकर के उसमें जमीन में दरिया बिछाकर वहीं लिखा जाता था, वहीं डिस्पैच होता था, वो सब था। जमीन पे बैठ के सब काम हाँ, सब कुछ। लेकिन 4-5 महीने बाद जब अंत में जिस प्रेस में जहां प्रताप प्रेस हुआ, वो बिल्डिंग कहते तो लोग यही है कि शिवनारायण मिश्र की ही थी वो। बहरहाल वहां किराएदार खाली करवा के वहां प्रताप प्रेस गया और अंत तक वहीं रहा।
विद्यार्थी जी अपना गुरु माने द्विवेदी जी को मानते थे। हाँ, लेकिन और द्विवेदी जी का ये भी कहना था द्विवेदी जी का कि कुछ कहना था, मामलों में वो मेरे गुरु थे। मेरे गुरु थे। हाँ हाँ और द्विवेदी जी को इतना मानते थे कि उन्होंने जो बनारसी दास चतुर्वेदी को पत्र लिखा है, हाँ हाँ, कि आप उनके जीवनीकार बॉसवेल बन जाइए। बॉसवेल जो जॉनसन बड़ा होते भी हुए भी इतना बड़ा न बन पाता अगर उसकी जीवनी का लेखक बॉसवेल न हो। हाँ 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 हाँ, आप द्विवेदी जी के बॉसवेल बन जाइए। विद्यार्थी जी, देखिए द्विवेदी जी तो विद्यार्थी जी के साथ के बाद तक जीवित रहे ना। जी जी। वो कई बार भावुक होकर ये भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है इससे मैंने अपना बेटा खो दिया हो। जी जी। और जब तक विद्यार्थी जीवित रहे रोज शाम को जूही द्विवेदी से दर्शन करने जाते थे। एक और घटना है कि कांग्रेस के सिपाही रहते हुए भी, हाँ, और कभी उसकी जो चुनावी राजनीति थी, हाँ, उसका उनका बाकायदे उन्होंने लिखा है ये कुछ में कि देखिए इलेक्शन वगैरह का मैं सख्त विरोधी हूँ। मजहबी फसाद खड़ी करने में इलेक्शंस की बड़ी भूमिका होती है आज। हाँ, और लेकिन हुआ क्या कि जब स्वराज पार्टी ने इनको अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया तो अनुशासन में बंद करके इनको सिरोधार्य भी करना पड़ा। उधर क्या है, मदन मोहन मालवीय ने चुन्नीलाल गर्ग नाम के एक उद्योगपति को अपना कैंडिडेट बनाया। उस चुनाव में उसने 2-3 लाख रुपए खर्च किए थे। क्या? चुन्नीलाल गर्ग ने, गर्ग था या चुन्नीलाल यहाँ, और विद्यार्थी जी को कुल 25,000 खर्च हुए थे। जो ये मुझे नहीं मालूम कि विद्यार्थी जी के अपने या स्वराज पार्टी ने कुछ मदद की थी या क्या। तब भी वो हार गया था, तब भी वो हार गया था, विद्यार्थी जीते थे। और कानपुर के कवि थे हितैषी जी, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, वो भी हिंदू महासभाई थे। तो उन्होंने चुनाव के दौरान एक कविता बनाई थी, हिंदू हितवादी क्या पूज्य मालवीय जी का आज्ञा सिरधार करो और अपना वोट चुन्नीलाल गर्ग को प्रदान करो, कुछ इस तरह का किया था। और विद्यार्थी जी के खिलाफ एक उन्होंने हास्यास्पद व्यंग्य बनाया था, तुम काउंसिल जाए के का करी हो, अखबार में बार उखाड़ा करो। एक और सर मुझे याद है, विद्यार्थी जी छोड़ो वास लेके खुरपी छीलो घास। हाँ हाँ हाँ, ये सब हितैषी जी किया करते थे। लेकिन बाद में हितैषी जी ने गणेश जी की शहादत के बाद पर कविता भी लिखी थी। कहा जाता है कि प्रेमचंद को जो नौकरी मिली कानपुर, हाँ, प्रेमचंद नहीं, नौकरी की तो छोड़िए, और प्रेमचंद को हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित करने वाले गणेश के विद्यार्थी थे। गणेश के विद्यार्थी एक गोरखपुर के थे, महावीर प्रसाद पोद्दार, वो भी लेखक थे। टॉम का वो जो हैरियट पिक्चर स्टोर को जो है अंकल टॉम्स केबिन, उसका हिंदी अनुवाद सस्ता साहिब से अभी भी उपलब्ध है। वो पोद्दार का ही किया हुआ है, वो गोरखपुर के थे। तो विद्यार्थी जी ने पोद्दार को पत्र लिखा कि भाई तुम्हारे शहर में धनपत राय नाम के एक लेखक हैं, वो वहाँ, और वो प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखते हैं। उनकी एक कहानी किताब मैंने उर्दू में पढ़ी है, 5 फूल या क्या, उनसे अनुरोध करो वो कुछ हिंदी में भी लिखें। तो वो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी परीक्षा प्रताप में ही छपी थी। बाद में परीक्षा नाम से 2 कहानियां उनकी हैं। अब कौन सी प्रताप में छपी थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहली का उनकी हिंदी रचना
प्रताप में ही छपी थी, बाद में सरस्वती में भी छपी। और आप बताओ, प्रभा पत्रिका में जी प्रेमचंद की 7 या 8 कहानियां 1920 से लेकर 1925 के बीच में प्रकाशित हुई थी। जी, किसानों, हमेशा किसानों और मजदूरों हैं? किसानों और मजदूरों का जो उनका हाँ, कंधे से देखिए, कंधा। आप एक चीज ये बहुत ध्यान देने की है जी कि गांधी ने असहयोग आंदोलन तो 1921 में छेड़ा, और जितने लोग जेल गए वो असहयोग आंदोलन के तहत गए, लेकिन विद्यार्थी जी पहले से जेल में थे। 5 जेल यात्राओं में 3 किसानों मजदूरों को। हाँ, तो क्या है कि इन्होंने रायबरेली का एक सामंत था सरदार वीरपाल, उसने किसानों की मांगों के लिए जो जुलूस निकाला गया था उस पर गोलीकांड करवा दिया। उसमें कई किसान जख्मी हुए, डेथ हुई किसी की है मुझे नहीं मालूम, डेथ के भी सर हाँ, तथ्य मिलते तो हैं। क्या है, सुरेश बाबू ने मुझे बताया कि विद्यार्थी जी ने मुझे कवर करने के लिए भेजा था। मैंने रिपोर्ट करके उस पर उसने मानहानि का केस दायर कर दिया। द्विवेदी जी, महाविशाल द्विवेदी और मैथिली कृष्ण गुप्त दोनों ये चाहते थे कि इस चक्कर से मैं गणेश जी न फंसे, तो इन लोगों ने बहुत दौड़-धूप की कि किसी तरह इस मामला दब जाए, और वो सरदार इस बात पर टिका हुआ था कि एडिटर साहब लिखित रूप से माफी मांग लें। दास जी ने कहा नहीं, हम अंत तक लड़ेंगे। मैथिली गुप्त ने लिखा है कि जब हम उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम माफीनामा जैसी कोई चीज हमारे शब्दकोश में नहीं है, और हम और बोले किताब खोलकर एक पेड़ नीचे बैठ के और पढ़ने लगे। तो ये था, उसी में उनको पहली जेल यात्रा जो हुई थी वो किसानों के हक के लिए लड़ते ही हुई थी। उन पर 3-4 मानहानि के केस चले थे। एक शिकोहाबाद के मानहानि केस था, उसमें एक पुलिस थानेदार की रिश्वतखोरी का मामला था। उसमें उनको जमानत मांगी गई थी, तो उनका मैं जमानत नहीं दूंगा, मैं गलत उसके लिए। तो क्या है कि ये जेल चले गए, लेकिन उस इलाके के लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर जमानत जमा करवा के और विद्यार्थी को छुड़ा लिया था। एक केस उनके ऊपर साईं खेड़ा मानहानि केस, वो एक महंत का के क्रियाकलाप पर विद्यार्थी ने लिखा था, तो उसने नोटिस भिजवाई। बाद में उसको इस तरह से कुछ वो मिला कि मामला फंस सकता है, तो उस केस को आगे बढ़ाया ही नहीं। एक उन पर चला था नैनी जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला जी। उस पर विद्यार्थी जी ने पता किया कि जिस इंडिपेंडेंट अखबार से उन्होंने वो लिया था उसने खुद माफी मांग ली, तो इन्होंने खेत प्रकाश करके उससे वो कर लिया था। यही एक ऐसा केस था जिसमें उन्होंने कि ये हमें गलत सूचनाओं के आधार पर हुआ था, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अंतिम जेल यात्रा उनकी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस के उसमें जाना पड़ा था, हरदोई जेल में जो रहे थे, और वहां से 2-3 काम उन्होंने किए थे। उसी अंतिम जेल यात्रा में उन्होंने ला मिज़राब का अनुवाद पूरा किया था। एक कहानी लिखी थी हाथी की फांसी नाम से, और जेल से बाहर आए ही थे फरवरी में। एक मीटिंग अटेंड करने वो लखनऊ गए थे कांग्रेस की, वहां प्रेमचंद जी से मुलाकात हो गई। तो दुआ सलाम में उन्होंने कहा, और आप क्या कर रहे हैं? तो विद्यार्थी जी ने कहा कि मैंने अभी
विक्टर ह्यूगो के ला मिज़राब का अनुवाद किया है। क्या आप उसको पब्लिश करना चाहेंगे? तो प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया कि मैं हाँ का जवाब दूं या ना का दूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितनी बड़ी मोटी किताब होगी। तो हमने उनसे कहा कि विद्यार्थी जी, मैं जरा सा बनारस जाके देखूं कि क्या स्थिति है, फिर आपको सूचित करूंगा। मैंने कहा लेकिन मौका आया नहीं। तो वो अब तक उसकी पांडुलिपि कहीं उपलब्ध नहीं है। मजदूरों का जो पूरा अंतिम समय तक उन्होंने मजदूरों की, हाँ, अंतिम समय तक वो आप ये देखिए कि जब प्रताप के प्रिंटर ने छापने से इनकार कर दिया और अपनी हिस्सेदारी ले ली, तो 3-4 महीने प्रताप बंद रहा था जी। तो जेके इंडस्ट्रीज के जो कमलापति जो थे ना, उस समय नेशनल बोर्जुआजी के छोटे से वो थे, उन्होंने विद्यार्थी जी को बुलाया, पूछा क्या बात, प्रताप बंद क्यों हो गया? तो बताया इन्होंने। तो उन्होंने कहा पता करो कितने मशीन आती छापे खाने की। तो पता क्या है, तो ट्रेडिल मशीन उस समय 3-4 हजार रुपए में, तो वो पैसे कमलापति ने दिए थे। ये नहीं, असल में क्या है, वो दौर ऐसा था कि बाद को जो बड़े उद्योगपति बने उनमें से सब बनने की प्रक्रिया में थे। लक्ष्मीरतन कॉटन मिल के रामरतन गुप्ता जो थे ना, बाद में तो वो कांग्रेस की तोप हो गए पूरे उत्तर प्रदेश की, जो वो चाहते थे वो होता था। लेकिन जब विद्यार्थी जी शहीद हुए हैं तो उनके साथ जो टीम जो थी उसमें रामरतन गुप्ता भी थे। तो अच्छा, इसके बावजूद एक तरफ तो वो कमलापति ने प्रेस का वो खरीदवाया, उसे रामरतन गुप्ता इनके वो थे, लेकिन 1918-19 में जो पहली सूती मिल मजदूर सभा बनी थी उसके अध्यक्ष गणेश नगर विद्यार्थी थे जी। ये आपको कांग्रेस के जो कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेज हैं, डॉक्टर गंगाधर अधिकारी ने किए हैं, उस तक में वो शायद फोटो मैंने सुना है उसमें है, जिसमें विद्यार्थी जी एक मजदूरों के नेता के तौर पर भाषण देते हैं, कुछ ऐसा है। वो देखी मैंने नहीं है, लेकिन मुझे शायद रामविलास ने बताया था कि उसमें उनका वो है। सांप्रदायिकता के मसले पे और हिंदू राष्ट्र के मसले पे, देखिए सांप्रदायिकता पर तो अगर विद्यार्थी जी के निबंध आप देखिए तो 2 निबंध शुरू में ही उनके हैं। एक तो धर्म की आड़, ये 1924 के आसपास लिखा गया था। सीधे सीधे उन्होंने इंग्लिश उड़ाई है कि शंकराचार्य और एक मुस्लिम किसी का उल्लेख किया है, इन लोगों ने धर्म को इतना वो बना दिया है कि जिसकी वजह से राजनीतिक कामों में बाधाएं पड़ती, मतलब इस तरह से कुछ किया, उनको इतना महत्वपूर्ण बना दिया, ताकतवर बना दिया कि वो अब राजनीतिक कामों में अरंगेबाजी डालने लगे हैं। एक तो ये था। दूसरा था हाँ, राष्ट्रीयता निबंध जो उनका वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की जैसी कल्पना सिर्फ पूरी कल्पना है, क्योंकि अभी तो हम राष्ट्र ही नहीं हैं, अभी तो डोमिनियन स्टेटस हमारा है। लेकिन अगर राष्ट्र बन भी जाए तब भी हिंदू राष्ट्र होगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसी तरह से मुसलमान भाइयों से मेरा कहना है कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो उनकी कब्रें ही बनेंगी, तो हिंदुस्तान ही बनेगी, मक्का या वहां जिद्दा में नहीं बनेंगी। ये अब एक चीज ये देखिए, एक तरफ तो गणेश नगर विद्यार्थी के विचार थे, लेकिन हिंदुस्तान की वामपंथी पार्टियां हरदम एक ऐसा स्टैंड लेती रही जो उदार हिंदुओं को भी लगता रहा कि ये कुछ फ्लेक्सिबल है मुसलमानों के प्रति।
ये आज तक यही चल रहा आज है। तक यही चल रहा है सर। तो क्या कहा जाए। जिस तरीके से जो प्रताप की नीति की घोषणा वो करते हैं पहले अंक में प्रताप की नीति की घोषणा, हैं? हाँ, प्रताप की नीति की जो घोषणा वो तो पहले उनका अंक जो में दो करते दो हैं। लेख है उनके। जी, और जिस तरीके से जमानत मांगी जाती है लगातार, हाँ हाँ, और मानहानि, जेल, लेकिन तेवर में कहीं कोई ना, बिल्कुल फर्क नहीं आया। जी जी बिल्कुल फर्क नहीं। अगर वो फर्क कभी देखा जा सकता है तो शायद विद्यार्थी जी की शहादत के बाद जी तो उस तरह की चीजें कुछ मिल सकती हैं प्रताप में। जी लेकिन जब तक विद्यार्थी जी के कलम से प्रताप संपादित होता रहा तब तक ऐसा कोई सरेंडर करने वाली या कोई चीज या उसको अवॉइड करने वाली कोई चीज मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि एक तरफ वो गांधीवादी अनुशासन में बंधे थे, दूसरी तरफ बिस्मिल, अशफाक, भगत सिंह वगैरह के वैचारिक संरक्षक भी वही थे। बिल्कुल।